प्रदेश की खबर के साथ, जहां मिर्जापुर जिम की आड़ में धर्मांतरण गैंग कैसे फल फूल रहा था, इस पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। गैंग एक नहीं बल्कि 5 जिमों में अपनी धर्मांतरण वाली साजिश को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब आरोपियों की जिम में चल रही धर्मांतरण वाली फैक्ट्री एक्सपोज हो चुकी है। जिम की आड़ में चल रही धर्मांतरण फैक्ट्री कई जिम में चल रही थी। दावा है कि रैकेट KGN1, KGN 2.0, KGN3, आयरन फायर और फिटनेस क्लब जैसे जिमों में चलाया जा रहा था। ये जो बेसमेंट इलाका है, ये वो जगह है जहां पे जिम ट्रेनिंग के नाम पे लोगों को बुलाया जाता था। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी इमरान ने बेसमेंट किराए पर लिया था। तब से धर्मांतरण के पैसों से अकूत संपत्ति बना ली थी। इसमें जो फर्नीचर्स इस्तेमाल हुए हैं वो भी लग्जरी हैं। CCTV कैमरों से लैस ये पूरा मकान। महंगी गाड़ियों के शौकीन आरोपी इमरान को लेकर दावा है कि वो किसी से बात नहीं करता था और इलाके में कई घर भी बनवा रहा था जिन पर मजहबी झंडे भी लगे हैं। ये नया मकान बन रहा है, लेकिन मकान के शुरू होने से पहले ही यहाँ पर इस्लामिक झंडा लहरा रहा है। इसी बात का ये सबूत है। पुलिस अब फरार अशफाक की एक पूरी कुंडली खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में इमरान और उसके भाई अशफाक पर 2017 से धर्मांतरण गैंग चलाने का बहुत गंभीर आरोप लगा है। आरोपियों का ये भांडा उस वक्त फूट गया जब एक महिला ने पुलिस में बकायदा इसकी शिकायत दर्ज करा दी और उसके बाद जांच में आरोपियों के मोबाइल से कई महिलाओं के वीडियो और फोटो भी मिल गए हैं। इमरान कुछ देर पहले अरेस्ट हो चुका है, अब बारी अशफाक की है। धर्मांतरण मामले में फंसने के डर से आरोपी इमरान देश से भाग रहा था, लेकिन योगी की पुलिस पीछा कर रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इमरान बच न पाया, यूपी पुलिस ने दबोच लिया। अब उसके भाई अशफाक का नंबर है। इससे पहले योगी फोर्स की 5 टीमें अलग अलग दिशाओं में फैल चुकी थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया और आखिरकार इमरान हत्थे चढ़ गया। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे। पुलिस अब तक मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है, तो एक आरोपी अहमद का पीतलवाला इलाज कर चुकी है। इमरान की गिरफ्तारी इसलिए बड़ी कामयाबी है क्योंकि यही मास्टरमाइंड है और जो सुराग लगे हैं वो भी बेहद सनसनीखेज है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में द केरला स्टोरी की कहानी जैसा एक सनसनीखेज मामला सामने आ गया है, जहां मुस्लिम छात्राओं ने एक हिंदू छात्रा को जबरदस्ती बुर्का पहनाया। ये पूरा वाकया पिछले साल दिसंबर का है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद अब परिजनों ने बकायदा मामला दर्ज करवा दिया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखती है। ये वही केरला स्टोरी वाला गैंग है जिन्होंने अपनी एक हिंदू छात्रा को बुर्का पहनने के लिए दबाव बनाया था। घटना 20 दिसंबर 2025 की है। दोपहर के करीब 3:55 बज रहे हैं। एक मुस्लिम छात्रा हाथ में बुर्का लिए हुए है। हिंदू छात्रा इसे देख झिझकती है, लेकिन बाकी छात्राएं उसे बुर्का पहनने की ही कहती है। वहाँ एक महिला भी मौजूद है, शायद वो भी इसमें शामिल है। वीडियो वायरल हुआ तो पीड़ित के परिजन डर गए। छोटी बहन है जो कि 16 साल की, जो कि नाबालिग कक्षा 12 की छात्र है। उसकी कुछ मुस्लिम सहेलियों ने उसे जबरन बुर्का पहनाया। आशंका है कि ये कोई प्रोपेगेंडा था। वो और कहीं भी ले जा सकती थी। मान लो अपने भैयों से मिलवाती किसी से, या लव जिहाद वाला पूरा प्रोपेगेंडा था उनका, क्या था। लेकिन अब मामला पुलिस के पास है। इधर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी और विवादों का लगता है पुराना नाता है। इस बार मौलाना रशीदी ने तो हद पार कर दी है। इस मौलाना ने दिखा दिया कि वो हिंदू लड़कियों को लेकर आखिर क्या सोच रखते हैं। इन्हें लगता है कि धर्म छिपाकर हुए धोखे के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती हैं। उनको पैसा चाहिए होता है। जब तक पैसा मिलता है, मोहब्बत नाम से चलती है वो चीज़। जब पैसा मिलना बंद हो जाता है तो फिर वही चीज़ या तो बलात्कार हो जाता है या लव जिहाद हो जाता है। खुद को मुस्लिम धर्मगुरु कहने वाले मौलाना साजिद रशीदी की सोच देखिए। इन्हें लगता है कि धर्म को छिपाकर धोखा देने वाले मुस्लिम लड़के बेकसूर होते हैं। लव जिहाद के मामलों में विक्टिम हिंदू लड़कियां नहीं बल्कि मुस्लिम लड़के होते हैं, क्योंकि काम निकलने के बाद हिंदू लड़कियां इसे लव जिहाद का नाम देती हैं। मेरा मानना ये है कि अगर लड़की ना चाहे तो उसको कोई छू भी नहीं सकता। अगर लड़की ना चाहे और लड़की चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इस चीज को लोग क्यों नहीं समझते? बस ये होता है कि लव जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया। सोचिए, लड़कियों को लेकर ऐसी सोच रखने वाले मौलाना समाज के लिए कितने खतरनाक हैं, जिन्हें रेप पीड़ित लड़कियां विक्टिम नहीं गोल्ड डिगर नजर आती हैं। अब एक सवाल है, क्या बंगाल में हिंदू त्योहार मनाना मना है क्या? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि नॉर्थ 24 परगना के बारासात में एक स्कूल में सरस्वती पूजा की इजाजत नहीं दी गई। जब सरस्वती की मूर्ति को स्कूल में स्थापित किया जाने लगा तो स्कूल मैनेजमेंट ने पुलिस को ही वहां पर बुला दिया।
स्कूल मैनेजमेंट के अड़े रहने और पुलिस के जोर को देखते हुए मजबूरन सरस्वती की मूर्ति को फुटपाथ पर ही स्थापित कर दिया गया और सड़क पर ही सरस्वती पूजा की गई। जहां एक तरफ ममता बनर्जी सभी धर्मों के सम्मान की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को फुटपाथ पर मूर्ति रखकर त्योहार मनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि मां सरस्वती के लिए स्कूल के दरवाजे इसलिए नहीं खोले गए क्योंकि वहां पढ़ने वाले हिंदू बच्चों की संख्या कम थी, यानी जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां उनकी आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। कोई कारण से वो गेट में ताला था, वो लोग घुस नहीं पाया। इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का। इसका पीछे बीजेपी का कुछ न कुछ हाथ रहेगा। अब सवाल ये है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद तो बन सकती है, लेकिन सरस्वती पूजा करने के लिए किसको परेशानी हो रही है। उज्जैन के तराना इलाके में सांप्रदायिक तनाव है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तराना में हुई हिंसा के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वीडियो सबूतों के आधार पर दंगाइयों की पहचान भी इस वक्त की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच दंगाइयों के तांडव मचाते हुए 2 और वीडियो अब सामने आ चुके हैं, जिसमें उपद्रवियों ने चेहरा को ढका हुआ था। सांप्रदायिक नफरत की चिंगारी भड़काकर उज्जैन के तराना को दंगे में झोंक दिया गया। घरों पर पथराव, बसों को आग के हवाले करने के बाद दंगाई बेलगाम नजर आ रहे हैं। तराना में दंगाइयों के तांडव के 2 और वीडियो अब आप जरा देखिए। पहले वीडियो में आग की लपटें साफ नजर आ रही है क्योंकि दंगाइयों ने एक आरा मशीन और कार को फूंक डाला था। दूसरे वीडियो में कुछ दंगाई दरगाह के बाहर नजर आ रहे हैं। हाथों में लाठी लिए इन दंगाइयों ने चेहरे को ढक रखा है। ये दंगाई वहां जमकर तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। जो उज्जैन का माहौल खराब करना चाहते हैं वो ऐसे इलाकों को चिन्हित कर रहे हैं और बार बार इन्हीं जगहों पे जाकर इस तरह का उपद्रव मचा रहे हैं। दंगाइयों को रोकने के लिए तराना के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई है। इधर उज्जैन के तराना में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, लेकिन ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना अभी भी बाकी है। हिंदूवादी नेता पर हमले के बाद किसने तराना को सांप्रदायिक आग में झोंक दिया? हिंदू घरों में पत्थर फेंकने वाली भीड़ को आखिर किसने वहां जुटाया? और दरगाह में हमला करने वाले नकाबपोश आखिर कौन थे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उज्जैन के तराना में उसी पैटर्न पर हिंसा की गई जैसे एमपी के बाकी हिस्सों में नफरती गैंग करता है। आगजनी का ये शिकार हुई थी और तस्वीरें आप देखिए, अभी भी ये बस जस की तस इसी स्थिति में यहाँ पर खड़ी है। और सुरक्षा चूंकि बेहद अहम है, चूंकि माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है और इसको ध्यान में रखते हुए 163 बीएनएस की धारा यहाँ पे लागू की गई है। तस्वीरें बता रही हैं कि महाकाल की नगरी में नफरतियों ने कैसे आग लगाई। पुलिस पता कर रही है कि तराना में बवाल और आगजनी कहीं सोची समझी साजिश का तो हिस्सा नहीं। जो सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल फुटेज है, उनसे आरोपियों की पहचान की जा रही है ताकि उनकी गिरफ्तारी करके इस तरह के माहौल को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल पुलिस तराना को हिंसा की आग में झोंकने वाले 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनकी संख्या आगे और ज्यादा बढ़ सकती है। और उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे पर 0 टॉलरेंस की नीति है। जहां अवैध कब्जा होता है, योगी का बुलडोजर वहां पर पहुंच जाता है। अब इसी बुलडोजर की मांग उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी हो रही है, जहां सड़कों पर यहाँ वहां कई सारी मजार बनी हुई है जो सरकारी जमीन कब्जा कर तो बनी ही है, लेकिन ट्रैफिक के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ। हिंदूवादी संगठनों ने इन्हीं नारों के साथ मेरठ की सड़कों पर यहाँ वहाँ बने हुए अवैध मजारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़कों के बीचों बीच बने मजार तो ट्रैफिक जाम के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। भले ही सीएम योगी कह चुके हैं कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन कई बार ये कार्रवाई लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती बन जाते हैं। बाजार से क्या दिक्कत? बाजार से दिक्कत सारी है, रोड पे अतिक्रमण है और अतिक्रमण से बहुत नुकसान है। रोजना एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर स्थानों को इस तरीके से हटाया जाएगा तो फिर हमारे धार्मिक स्थानों की, हमारे धार्मिक स्थान आप ऐसे जगह बनाइए ना कि जहाँ पे लोगों की दिक्कत नहीं है। ये अब से नहीं है, ये सदियों से ये ऐसी है, कम से कम 100 साल आए है। मेरठ में मजार का ये बवाल प्रशासन कैसे सुलझाता है, देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश में आज से 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह की शुरुआत की। वहीं एक जनपद एक व्यंजन योजना की भी शुरुआत कर ली गई है। इसके साथ ही शाह ने 2027 वाला शंखनाद भी कर दिया है। जय श्री राम। मौका उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का था, जिसकी शुरुआत जय श्री राम के नारों के साथ हुई। संबोधन के दौरान अमित शाह ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का शंखनाद भी कर दिया। शाह ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं और यूपी का विकास सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। जात पात से ऊपर उठकर
ये वंशवादी पार्टियों को रिजेक्ट कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। वहीं सीएम योगी ने बताया कि कैसे 2018 में पहली बार यूपी की स्थापना दिवस मनाया गया और आज नया संकल्प वन जिला वन व्यंजन का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। एक जनपद एक व्यंजन, यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री। अभी उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद फाइनल सूची की तैयारी इस वक्त हो रही है, लेकिन इसको लेकर जारी घमासान है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इस पूरी प्रक्रिया को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश ने उपचुनाव का भी हवाला यहां दे दिया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर में पक्षपात होने का आरोप लगाया। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध समावेशी बनाने की बात कही गई थी। अखिलेश यादव के मुताबिक एसआईआर के दौरान मैपिंग और दूसरे टेक्निकल शब्द सिर्फ गुमराह करने के लिए थे, जिसे उपचुनावों ने साबित किया। बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था। अखिलेश ने सीसीटीवी से जुड़े मुद्दे भी उठाए। सीसीटीवी के फुटेजेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद ये फैसला लिया कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। यानी एसआईआर पर विपक्ष का जो सवाल शुरू में था वो अब भी बना हुआ है। और राजनीति से लगातार दूरी बनाकर रखने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत इन दिनों कई सारे सार्वजनिक मौकों पर दिखाई देने लगे हैं, लेकिन पटना में जेडीयू दफ्तर में सरस्वती पूजा पर उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि वहां उनको लेकर न सिर्फ नारेबाजी होने लगी, बल्कि सियासी सफर शुरू करने तक का आग्रह कर दिया गया। दरअसल निशांत नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले ही जेडीयू दफ्तर में मौजूद थे, जिन्हें देख नीतीश कुमार भी चौंक गए। नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह ही पहुंचते ही माहौल में गर्माहट आ जाती है और जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। तभी ललन सिंह के इशारे पर निशांत के नाम के भी नारे लगने लगते हैं। निशांत झेपने लगते हैं, जिस पर ललन फिर चुटकी लेते हैं। लेकिन निशांत कुछ नहीं कहते, ललन फिर चुटकी लेते हैं। हालांकि निशांत आखिर तक चुप ही रहते हैं, लेकिन उनका दिखना भी बहुत कुछ कह रहा है। इधर महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनाव में एआईएमआईएम को उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल गई है, जिससे उसके कुछ नेता तो इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि जहर उगलना तक शुरू कर दिया। मुंब्रा से पार्षद बनी सहर शेख ने तो पूरी मुंबई को हरा करने तक का बयान दे दिया था, लेकिन मामला दर्ज होते ही माफी मांगती हुई नजर आई। यही है वो सहर शेख, एआईएमआईएम की पार्षद। ये उत्साह अच्छा था, कोई भी खुश होगा तो ऐसे ही चहकेगा, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी घमासान मचा दिया। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। इधर बयान उधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद शहर को माफी मांगनी पड़ी। मेरी शिकायत के बाद में पुलिस ने 2 बार शहर को बुलाया, वार्निंग दी, शहर ने माफी मांगी कि अगली बार होगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। उम्मीद है कि राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ी शहर अकबरुद्दीन बनने से बचेंगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में युवराज की मौत मामले में एक नया और बड़ा खुलासा हो गया है। इंजीनियर की मौत से जुड़ा हुआ एक और वीडियो सामने आ गया है, जिसमें एक शख्स रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सवाल खड़ा करता हुआ सुनाई दे रहा है। वीडियो उस वक्त का है जब युवराज पानी में गिर गया था, लेकिन मौके पर फायर विभाग, पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य संसाधनों के होने के बाद भी युवराज को इस लापरवाह सिस्टम ने मरने के लिए छोड़ दिया। प्रशासन और ये सब लोग, एम्बुलेंस है, लेकिन पुलिस है और सब है, ये अभी तक देखो मतलब वो लड़का जो है डूब चुका है हमारे यहाँ वो सामने तड़प के वो, लेकिन ये उसको बचा नहीं पाए। लगभग 11:45 11:50 का टाइम होगा तब वो गाड़ी कूदी थी और मैं यहाँ पे पहुँचा 12 बजे, तो तब तक यहाँ पे पुलिस की गाड़ी थी। बस सब प्रशासन है यहाँ पर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं देखभाल। अब वो डूब चुका है।
हकीकत और सिस्टम की लापरवाही बताते इस वीडियो के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एसआईटी ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। सभी पहलुओं पर जांच के साथ बयान भी दर्ज किए हैं और जल्द ही सीएम योगी को रिपोर्ट भेज सकती है। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। गोरखपुर से लेकर अमेठी तक पीले पंजे ने अवैध जो निर्माण था उस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जहां पर भी अवैध निर्माण होगा वहां बुलडोजर जरूर दिखाई देगा। अमेठी में सरकार ने बस स्टॉप के लिए जमीन आवंटित की थी, लेकिन उसी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। 2 एकड़ जमीन पर लोगों ने घर तक बना लिए थे। जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना मिली, बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया और अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व, नगर पालिका समेत कई थानों की फोर्स मौजूद रही। वहीं गोरखपुर में रामगढ़ ताल रिंग रोड के किनारे हो रही अवैध प्लॉटिंग को लेकर पूरी तरह से अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई सीएम योगी के दौरे से पहले की गई है। 26 जनवरी को सीएम योगी ताल रिंग रोड का निरीक्षण करने पहुंच सकते हैं। ऐसे में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्लॉटिंग बिना नक्शे के अवैध तरीके से की गई थी। अब 2 दिन के बाद देश गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उससे पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम भी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने जैश आतंकी को ढेर कर दिया है। तो वहीं पंजाब में बब्बर खालसा इंटरनेशनल मॉड्यूल भी बेनकाब हो चुका है और सीधा मैसेज असीम मुनीर को है कि वो नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो सकेगा। जहन्नुम जा चुका ये जैश का कमांडर उस्मान है, जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को 7 जनवरी से थी। आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदलकर छिपता फिर रहा था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ का एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इसका खात्मा कर दिया गया। पाकिस्तान मूल का जैश ए मोहम्मद कमांडर उस्मान 2024 से इस इलाके में एक्टिव था, जिस पर 6 आतंकी मामले दर्ज थे। वहीं सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वो सुरक्षा बलों की ओर से यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके की यहाँ पर घेराबंदी की हुई है। वहीं पंजाब के होशियारपुर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल मॉड्यूल बेनकाब हुआ है, जो पंजाब में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उससे पहले ही आईईडी और 2 पिस्टल के साथ 2.5 किलो का आरडीएक्स बरामद किया है। बताया जा रहा है कि विदेशी हैंडलरों के ऑर्डर पर यह साजिश रची जा रही थी। मामले में 4 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं और आतंकियों के प्लान पर पानी फेर दिया गया है। गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ चुकी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस, आर्मी और बैरिकेडिंग का पहरा नजर आ रहा है। 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हो चुके हैं। अर्धसैनिक बलों की 70 से ज्यादा कंपनियां तैनात हैं। दिल्ली में आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हर गाड़ी की सघन जांच की जा रही है और संदिग्ध की तलाशी भी ली जा रही है। हर तरीके से एकदम टाइट सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो किए गए हैं और हर जगह बैरिकेडिंग है। बिना चेकिंग के किसी को भी आना जाना अलाउड नहीं है। हर वाहन और हर व्यक्ति पर नजर है ताकि किसी भी तरह की चूक न होने पाए। इसके अलावा 26 जनवरी को फील्ड पर तैनात दिल्ली पुलिस को AI पावर्ड स्मार्ट ग्लास दिए गए हैं, जिनकी मदद से भीड़ में भी संदिग्धों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। यानी इस गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा सिर्फ सख्ती नहीं है, बल्कि हाईटेक भी होने वाली है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को खत्म करने के लिए भारत की फिल्में ही बस काफी हैं। इसीलिए तो पहले फिल्म धुरंधर और अब बॉर्डर 2 का खौफ पाकिस्तान में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने इस फिल्म पर अब बैन लगा दिया है। भारत ने पाकिस्तान को हर बार लड़ाई में मात दी है। हार का वो ऐसा जख्म है कि भुलाई नहीं भूलता और आज जब भारतीय फिल्मों में पाकिस्तान की असलियत दिखाई जाती है तो वे उसे अपने देश में बैन कर देते हैं ताकि उसकी आवाम उसकी हकीकत को ना देख पाए। फिल्म बॉर्डर 2 बैन करने का सबसे नया उदाहरण है। इस पर भारत के मुसलमानों की राय सुनिए। बैन करके गलत किया। मूवी तो मूवी, उससे क्या है? उनको एतराज होगा, हमें कोई एतराज नहीं, हम भी मुसलमान हैं। क्या गलत बात है? जो तुमने गलत करा नहीं है तुम डरो क्यों? तुमने गलत किया जो तुम डरोगे। पाकिस्तान में मूवी बैन हुई तो उसके सगे साथी देश भी समर्थन में आ गए। पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में फिल्म पर रोक लगा दी। भारत पाक वॉर पर बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 को एंटी पाकिस्तान मानकर भले ही बैन कर दिया हो, लेकिन वो जानता है कि सच क्या है। आतंकी बारूद को हवा देने वाला पाकिस्तान अब लगता है कि उसी बारूद से जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इसी आतंकी बारूद ने शादी के जश्न को मातम में तब्दील कर दिया। यहां एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। शादी के जश्न में डूबे थे तभी वहां फिदायिन अटैक ने कोहराम मचा दिया। धमाके के बाद कमरे की छत गिर गई, लोग मलबे के नीचे दब गए। घायलों को मलबे से निकालकर फौरन अस्पताल ले जाया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में हुए इस हमले में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब आतंक की मार से खुद झुलस रहा है। हिंदुस्तान में आतंक की साजिश रचने वालों के मददगार शहबाज मुनीर अपनी करनी का अंजाम भुगत रहे हैं। आतंक की साजिश का जाल बुनने वाला पाकिस्तान अब अपनी ही साजिश से फट रहा है। इधर ग्रीनलैंड को कब्जाने की प्लानिंग भले ही ट्रंप ने अभी होल्ड पर डाल दी हो और फोकस एक बार फिर से ईरान की तरफ शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन ट्रंप ने ग्रीनलैंड का ख्वाब देखना अभी भी छोड़ा नहीं है। अपने इस ख्वाब को उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए बयां कर दिया है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर एक बार फिर से हलचल बढ़ चुकी है। तो पहले ट्रंप का वो पोस्ट देखिए। AI जनरेटेड इस फोटो को व्हाइट हाउस के हैंडल से पोस्ट किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाले गए इस पोस्ट में ट्रंप और पेंगुइन साथ जाते दिख रहे हैं। पेंगुइन के हाथ में अमेरिका का झंडा है और दोनों एक बर्फीले पठार की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां ग्रीनलैंड का झंडा लहरा रहा है। जहां अमेरिका का झंडा लगाने की ख्वाहिश लिए ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप पहले भी इस तरह के पोस्ट करते रहे हैं, जैसे बीते दिनों उनके खिलाफ हुए लेफ्ट के प्रोटेस्ट पर उन्होंने प्लेन से कीचड़ गिराने वाला एनिमेटेड पोस्ट शेयर किया था। और अब एनकाउंटर द एंड ऑफ द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री के ट्रेंडिंग पेंगुइन का इस्तेमाल। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में बहुत बड़ी खबर है। गिरफ्तार इमरान की पहली तस्वीर हम आपको जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे। आरोपी इमरान दिल्ली से गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट से ये इमरान पकड़ा गया। ये तस्वीर देखिए जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं दुबई भागने की। ये फिराक में था, हालांकि पहले भी दुबई मलेशिया ये जा चुका है, लेकिन यूपी पुलिस के ये हत्थे चढ़ गया। दिल्ली और एयरपोर्ट से इसे पकड़ लिया गया है। ये देखिए, जब इससे पूछताछ होगी तो और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में अब होने वाले हैं, लेकिन एक संदेश बिल्कुल साफ है। देखिए, एयरपोर्ट से जहां से भागने की फिराक में था, इसने सोचा कि कानून इस तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन यूपी पुलिस ने एक बार फिर से बता दिया कि जिहाद करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। उनकी अगर जगह कोई है तो वो सलाखों के पीछे ही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बताती हैं कि सीधा साफ संदेश तमाम अपराधियों को उत्तर प्रदेश में मिल चुका है। इसी उत्तर प्रदेश से अगली खबर है, जहां अपराध करने वाले एक एक करके अब कीमत चुका रहे हैं। हत्या, लूट, अपहरण और गौकशी जैसे अपराध करने वालों का योगी फोर्स अब बुलेट से एक एक करके हिसाब कर रही है। शहर शहर अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है। गुनाहों के लिए अपराधी हाथ जोड़कर अब माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में योगी फोर्स ने जब एक हिस्ट्री शीटर को बुलेट ट्रीटमेंट दिया तो देखो कैसी अकल ठिकाने आ गई। भविष्य चोरी करोगे? जी अब नहीं करना साहब। हैं? अब नहीं करना। वादा करते हो? बिल्कुल। अब फर्रुखाबाद के इस इनामी चोर की हालत देखिए। लंगड़ा लंगड़ा कर अस्पताल पहुंचा है। पुलिस ने हिसाब किया तो दर्द से कराह उठा है। मथुरा में भी बदमाशों का ऐसा ही हाल हुआ है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लंगड़ा कर दिया गया है। कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यूपी में बदमाशों पर जब योगी फोर्स का हंटर चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर नहीं चल पाते। कानपुर फिरोजाबाद में भी अपराधियों का यही अंजाम हुआ है। और अब खबर दिल्ली के शाहदरा इलाके से है, जहां दिन दहाड़े कैफे में बैठे एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। इस हत्या की वजह थी सिर्फ एक थप्पड़। मृतक ने करीब 4 महीने पहले हत्या के आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया था। दोनों के बीच तब से ही पूरी रंजिश चल रही थी और तब से ही आरोपी बदला लेने की ताक में बैठा हुआ था। जो पूरा हुआ फैजान की हत्या से। खुद आरोपी ने वीडियो पोस्ट कर हत्या की बात भी कबूल की है। उसने मेरे को आज से 4-5 महीने पहले पैसे का कोई रोल नहीं था, उनने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा था, इस चक्कर में उसे मारा है। शाहदरा इलाके के मौजूपुर में इसी जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का बुरा हाल है। वो पुलिस को जिम्मेदार बता रहे हैं। मेरा बच्चा ला के दो, पहलगाम थाने के पुलिस वाले जिम्मेदार। 5 महीने पुलिस के डर से दुबक के रहता था वो। आरोपी और मृतक के बीच पैसे के लेन देन की बात भी सामने आई है। पैसे दिए उधार, जब उनको मांगा तो उसने गालियां बकनी शुरू करी, माँ की बहन की गालियां बकी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल शुरू कर दी है। रिपब्लिक डे से महज 48 घंटे पहले पंजाब के सरहिंद में रेलवे लाइन पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक मालगाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचा है। वहीं इस ब्लास्ट में ट्रेन का लोको पायलट भी जख्मी हो गया। धमाका करने के लिए RDX के इस्तेमाल का शक जाहिर किया जा रहा है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि रेलवे लाइन का करीब 10 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा है। रेलवे ट्रैक और उसमें लगे स्लीपर के टुकड़े हो गए। ये ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब एक मालगाड़ी लुधियाना की तरफ जा रही थी। जैसे ही मालगाड़ी खानपुर फाटक के पास नई रेल लाइन से गुजरी, अचानक धमाका हो गया।
ब्लास्ट की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची रेलवे की टीमों ने मलबे को हटाकर ट्रैक को ठीक किया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ था, लेकिन धमाके में RDX के इस्तेमाल होने का शक जताया जा रहा है। ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही कुछ कह पाऊंगा। हालांकि इस घटना के बाद पंजाब के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने अभियान चलाकर संदिग्धों की तलाशी ली। इधर कानपुर में एक लड़की ने अपने प्रेमी को बचाने के लिए एक ऐसा कारनामा किया जिसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। दरअसल यहाँ एक लड़की ने घर वालों से पकड़े जाने के डर से अपने प्रेमी को लोहे के बक्से में बंद कर दिया और बाहर से ताला भी लगा दिया। पुलिस ने तब ताला तुड़वाकर लोहे का बक्सा खुलवाया तो बक्से में रखे सामान के साथ सच भी सामने आ गया। घर वालों का शक भी यकीन में बदल गया। आगा देख लो, अब साहब हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है। तुम बाहर हो, चलो। बक्से के खुलते ही लड़की का झूठ पकड़ा गया। हैरानी की बात ये कि करीब 45 मिनट तक युवक बक्से में बंद रहा। बक्से से निकले प्रेमी को जब पुलिस अपने साथ ले जाने लगी तो लड़की गिड़गिड़ाने लगी। चलो उसको अस्पताल ले चलो, बाहर ना अस्पताल ले चलन। चल मर जाता अभी वो। बताया जा रहा है कि बक्से से निकला युवक पड़ोस का ही रहने वाला है, जिसका लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस दोनों को अपने साथ थाने लेकर गई। उत्तर प्रदेश के संभल में लुटेरी दुल्हनों के गैंग से जुड़ा हुआ अब तक का सबसे चौंका देने वाला मामला सामने आ चुका है। 4 दुल्हन तो लाखों की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो ही चुकी है, लेकिन 5वीं दुल्हन पकड़ी गई थी जिसकी असली पहचान भी अब सामने आ चुकी है। 5वीं लुटेरी दुल्हन पूजा का इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। माल समेट कर भागने की फिराक में जिस पूजा को गांव वालों ने पुलिस के हवाले किया वो तो आयशा खातून निकली। पुलिस जांच में ये राज तब खुला जब आरोपी दुल्हन के पास से आधार कार्ड बरामद हुआ। क्या है कि ये जो पूजा नाम की महिला है ये वेस्ट बंगाल की 24 परगना की रहने वाली है। कि इसका जो आधार कार्ड पे नाम अंकित है वो आयशा करके नाम अंकित होना पाया। लेकिन पूजा बनकर शादी करने वाली आयशा से जब जी न्यूज ने बात की तो सुनिए उसने क्या कहा। कहाँ से आई है? कलकत्ता सियालदा से। तो आप कैसे आई हो? कौन जगह? आपको फोन में पता बता दी से जो ये जगह में आओ हम आया। पुलिस को शक है कि ये कोई अकेली महिला नहीं बल्कि एक संगठित लुटेरी दुल्हन गैंग है जो अलग अलग नाम और पहचान के सहारे शादियों के जरिए ठगी कर रहा है। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। अगली खबर दिखाने से पहले एक सवाल है, कोई क्या चुरा सकता है? आप क्या सोच सकते हैं? रुपए, पैसे, सोना चांदी, इसके गहने या कोई और कीमती सामान? लेकिन मऊ में जो चोरी हुई है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ सामान की प्रॉपर लोडिंग हो रही है तो आप गलत हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ घर या ऑफिस के सामान्य सामान इधर से उधर किए जा रहे हैं तो आप फिर से गलत हैं। ये लोडिंग हो रही है डायलिसिस मशीनों की और लोड करने वाले हैं चोर। बिल्कुल सही सुना, चोर, न कि किसी ट्रांसपोर्टर के बंदे। वीडियो मऊ के निजी अस्पताल का है। पहले गार्ड को बंधक बना लिया गया और फिर डायलिसिस की 4 मशीनें लुटेरे ले गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि एक डायलिसिस मशीन की कीमत कम से कम 3.5 लाख से लेकर 8 लाख से ऊपर तक की होती है और चोरों के गैंग ने कुल 4 मशीनों पर हाथ साफ कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब खुशियों के बीच खूनी झड़प शुरू हो गई। इस बारात में मामूली कहासुनी के बाद ये पूरा मामला लात घूसों के साथ साथ लाठी डंडों तक पहुंच गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीछे डीजे की धुन बज रही है। यहाँ पर एक बुजुर्ग को 5 दबंग मिलकर हॉकी डंडों से बेरहमी से पीट रहे हैं। डीजे की तेज आवाज में पीड़ित की कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मारपीट में कई लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल जैसे ही बारात की मिलाई रस्म शुरू हुई, 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और फिर मारपीट शुरू हो गई। हमलावरों ने बारातियों को बेरहमी से पीटा, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया है। सोशल मीडिया पर कोई लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करे या घटिया तरीके की रीलबाजी करे तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए कि बिल्कुल मजा आ जाए। शायद आप वहां तक सोच भी नहीं पाएंगे जहां तक एमपी पुलिस ने सोच लिया है। ये इनोवेशन आप देखिए। मौज मस्ती तो ठीक है, लेकिन अगर मस्ती के चक्कर में आप पुलिस वालों और कानून को उसकी हस्ती दिखाएंगे तो अंजाम कुछ ऐसा ही हो सकता है।
माफी मांगते हैं सभी दीदियों से। दोनों तस्वीरें आप देखिए। मध्य प्रदेश की पुलिस ने इन रीलबाजों की ऐसी सेवा की है कि इन्हें इनका पूरा खानदान भी ना पहचान पाए। रीलबाजों के सिर पर मध्य प्रदेश पुलिस ने डिजाइनर उस तरह चला दिया है। अब तक हवा में उड़ान भर रहे थे, अब डरे सहमे ये कबूतर नजर आ रहे हैं। ये याद रहने वाली सजा है रीलबाजी की, स्टंटबाजी की। पुलिस ने आरोपियों को यूं डिजाइनर बनाकर पूरे शहर में घुमाया। दरअसल इन दो छपरियों ने इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए कॉलेज की छात्राओं के लिए अभद्र शब्द भी फरमाए थे, लिहाजा पुलिस ने इन्हें कुछ ज्यादा ही भद्र बना दिया। अब पूरे उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो कड़ाके की ठंड का खतरनाक दौर यहाँ देखने को मिल रहा है। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, मौसम के बदले हुए मिजाज ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। पारा इतना ज्यादा गिर गया है कि खून तक जम जाएगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते कहीं सड़कें बर्फ की चादर में दब गई हैं, तो कहीं वाहनों के पहिए थम चुके हैं। अनंतनाग से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जंगल सफेद चादर से ढक चुके हैं। घरों की छतें, पेड़ पौधे और खड़ी गाड़ियां बर्फ से लदी हुई हैं। तापमान 0 से भी नीचे चला गया है, जिससे ठंड और भी जानलेवा हो गई है। उधर उत्तरकाशी में भी बर्फ से पटी सड़कों को खोलने के लिए क्रेन और स्नो कटर मशीनें लगाई गई हैं। बर्फ में दबे वाहनों को क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। खून जमा देने वाली ठंड हिमाचल में भी सितम ढा रही है। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों के अंदर भी ठंड का असर इतना है कि लोगों के दांत कड़कड़ा जाएं। मौसम विभाग के मुताबिक ये आने वाले दिनों में बर्फीली ठंड और सताएगी। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां बर्फबारी का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। करीब 3 महीने के बाद शिमला और मसूरी में मौसम की पहली बर्फबारी हो गई है, लेकिन अब यही सफेद चादर लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। मनाली से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दरअसल बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और मनाली से आया ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देता है। देखिए, एक रिजॉर्ट गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी कार अचानक बर्फ पर फिसलने लगती है। गाड़ी को फिसलता देख ड्राइवर आगे से धक्का लगाते हुए गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बर्फ की फिसलन के आगे उसकी ना एक चली। जब कार बर्फ पर फिसलती गई तो ड्राइवर को आगे से हटना पड़ा और कार पहाड़ी से नीचे खाई की तरफ लुढ़क गई। गनीमत रही कि ड्राइवर समय रहते खुद को बचा पाया, जिसमें उसे मामूली चोटें आई हैं। वैसे मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बर्फबारी की चेतावनी दी है। लोगों से अपील की है कि पहाड़ी इलाकों में बिना जरूरत सफर न करें और बेहद सावधानी बरतें। हिमाचल प्रदेश के बाद अब बात उत्तराखंड की भी करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में इन दिनों बर्फ आफत बनकर बरस रही है, लेकिन इन सब के बीच बर्फबारी के बीच टिहरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आ गई जहां दूल्हा ही बर्फ में फंस गया और ये मौका था बारात के लिए यादगार बन गया। टिहरी के मोरियाना टॉप में भारी बर्फबारी के कारण रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। बारातियों के वाहन बीच रास्ते में ही बर्फ में फंस गए। शादी रोकना मुमकिन नहीं था तो दूल्हा और बाराती बने स्नो वॉरियर। शादी के मंडप तक पहुंचने के लिए दूल्हे समेत पूरी बारात ने बर्फीले रास्तों पर पैदल सफर किया। इस दौरान दूल्हे के दोस्त मजाक मस्ती करते भी नजर आए। इसको नचाओ, इसको नचाओ। मोरियाना टॉप से बिंदाल कोटी तक दुल्हन लेने का ये सफर आसान नहीं था, लेकिन बर्फ आड़े नहीं आ पाई। बर्फबारी में हुई ये शादी दूल्हा दुल्हन ही नहीं, घरातियों और बारातियों के लिए भी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा बन गई। और इस वक्त हिमाचल की मंडी से एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। मंडी में भारी लैंडस्लाइड हो गया है। भर-भराकर एक पहाड़ वहां गिर गया। बाल-बाल बचे हैं बस सवार। बस में 30 यात्री यहां सवार थे। लैंडस्लाइड के बाद बस से उतरकर यात्री भागते हुए नजर आए। बस चालक की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है, जान बच गई है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बस चालक ने पहले ही बस को रोक दिया था। अगर थोड़ा सा भी इस बस को आगे लेकर जाते तो आप समझ सकते हैं बड़े बड़े पत्थर जब इस लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आकर गिर रहे थे तो यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। फौरन ब्रेक लगाया गया बस का और उसके बाद यात्री बस से उतरकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से अगली खबर है, जहां सामने आई बारिश की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल है। यहां एक सड़क लोगों के लिए अचानक से ही फिसलन का जाल बन गई और एक ही स्पॉट पर एक के बाद एक करीब 10 एक्सीडेंट होते हुए नजर आए। 1 2 3 एक के बाद एक 3 बाइक फिसलती चली गई। ये कोई ड्रिफ्ट या रीलबाजी का सीन नहीं, बल्कि ये हालात है बारिश के कारण, जिसके बाद इस सड़क से गुजरने वाला हर दूसरा बाइक सवार फिसलता जा रहा है। ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद चौथी बाइक, 5वीं, फिर 6ठी और फिर 7वीं बाइक फिसल गई। जो भी आता गया वो ब्रेक लगाते ही फिसल गया।
ये देखिए, ये उन्हीं लोगों की भीड़ है जो फिसलन भरी सड़क की चपेट में आ चुके हैं। दरअसल सड़क पर जमी मिट्टी और शुगर मिल से निकलने वाली गंदगी बारिश के पानी के साथ मिलकर चिकनी परत में बदल गई, जिसके कारण 2 मिनट में ही सड़क पर गिरने वालों की कतार लग गई। ये पूरा वीडियो वहीं मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फरीदाबाद में कार चोर कितने एडवांस हो चुके हैं, इसकी बानगी दिखाता कार चोरी का एक वीडियो आपके सामने है, जहां चंद मिनट में चोर अस्पताल के बाहर खड़ी एक स्कॉर्पियो कार को चुराकर रफू चक्कर हो गए। वीडियो में दिख रहा है कि चोर पहले ड्राइवर सीट के डोर को अनलॉक करता है, कार में घुसकर वो बोनेट को खोलता है, फिर कार के बाहर आकर बोनेट उठाता है और बड़े शातिर तरीके से वायर को काटने लगता है ताकि कार को स्टार्ट किया जा सके। चोर इतना तकनीकी एडवांस है कि वो कार को अनलॉक करने का काम कुछ ही सेकंड में पूरा कर लेता है। अनलॉक होते ही कार की हेडलाइट्स जलने लगती है। चोर तुरंत बोनट को बंद करता है, कार के शीशे पर जमी ओस को साफ करता है, फिर कार में बैठकर रफू चक्कर हो जाता है। कार को चुराने में उसे चंद मिनट लगते हैं और वो इतनी सफाई से ये काम करता है कि किसी को भनक तक नहीं लगती। हालांकि रास्ते में तकनीकी खराबी आने पर चोर कार को वहीं छोड़कर भाग गए, लेकिन अंदर रखा कीमती सामान ले उड़े। बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स में सिर्फ लिफ्ट ही आने जाने का सहारा होती है, लेकिन क्या हो जब एंड टाइम पर ये जो लिफ्ट है वही धोखा दे दे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसा ही वाकया सामने आया, जहां एक महिला समेत कई लोग लिफ्ट के अंदर फंस गए और मदद की गुहार लगाने लगे। देखिए, ये लिफ्ट कैसे 2 फ्लोर के बीच अटक गई थी, लेकिन मौके पर कोई मौजूद नहीं था। वो तो भला हो लिफ्ट ट्रांसपेरेंट थी, तो दूसरी तरफ से लोगों ने लिफ्ट में फंसे लोगों को देखा, मेंटेनेंस वाले को बुलाया। अरे करो, हो रहा है 1 घंटा हो गए, हो रहा है, और करो। अभी लिफ्ट से लोगों का रेस्क्यू हो ही रहा था कि बिजली भी चली गई। लाइट चला गया, लाइट भी चली गई, जिसके बाद मेंटेनेंस वालों ने मैनुअली लिफ्ट के गेट को खोला, महिला समेत बाकी लोगों को बाहर निकाला। हाँ, अब आ सकते हैं। वो सीढ़ी डाल देना अंदर। क्या करना है? मामला इंदिरापुरम स्थित शिप्रा कृष्णा विस्टा प्लाजा का है। इधर हरियाणा के फरीदाबाद में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। पुलिस ने 4 साल की बेटी की हत्या के आरोप में पिता को ही गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में हत्या की वजह जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। फरीदाबाद का ये वही हैवान पिता है जिसने अपनी बेटी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो 50 तक गिनती नहीं लिख पा रही थी। बच्चे की जान लेने के बाद खुद को बचाने के लिए इसने झूठी कहानी गढ़ी। इसने अपनी पत्नी को बताया कि बेटी खेलते वक्त सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन बच्चे के शरीर पर चोट के निशान ने इसकी हैवानियत सामने ला दी। पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया है कि पत्नी के ऑफिस जाने पर वो बच्चों की देखभाल करता था। वारदात के दिन बेटी को उसने 1 से 50 तक गिनती लिखने को कहा, लेकिन वो नहीं लिख पाई, तो गुस्से में आकर उसने बुरी तरह से पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महज इतनी सी बात पर बेटी की हत्या कर देना उस खतरे की तरफ भी इशारा कर रहा है कि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों पर किस स्तर का दबाव डाल रहे हैं। मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है और ये खुलासा हम आपको जी न्यूज पर बताने वाले हैं। अब तक की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ। 50 लड़कियों के वीडियो मिल गए हैं। डीआईजी का ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर सामने आ चुका है। जिम में ट्रेनर ने बाकायदा इन वीडियोस को बनाया था। ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था, यानी कि नेटवर्क बहुत बड़ा है, डीआईजी की तरफ से कहा गया है। ये आरोपी इमरान की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। 4-5 वाहन हमें मिले हैं, उसमें 4 लग्जरी 4 व्हीलर्स हैं, 2-3 छोटे वाहन हमें मिले हैं। इसके अलावा 5-6 जिम सील है। जो इमरान खान का ऑफिस है उसको भी सील कर दिया गया है ताकि उसका भी एविडेंस दाया बाया ना हो और कोई इसको टेम्परिंग ना कर सके। बाकी और भी जो भी प्रॉपर्टीज उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है, अगर कहीं पे ऐसा कुछ होगा तो उसको भी सील कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बीटेक के छात्र ने सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि हॉस्टल प्रबंधन ने उसे डांट दिया था। बस इसी के बाद छात्र ने हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद हॉस्टल के दूसरे छात्र भड़क गए और हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, बस के साथ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। वीडियो में देखिए कैसे छात्रों की भीड़ बस पर पत्थर फेंक रही है। बताया जा रहा है कि छात्र अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर हॉस्टल आया था, जिस पर हॉस्टल प्रबंधन ने उसे डांटा। छात्र का वीडियो उसके पिता को भेजने के साथ नाम काटने की बात कही। इसी से आहत होकर छात्र ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मामले में पूछताछ की है, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है।
प्यार कब, किससे और कहां हो जाए ये कोई नहीं जानता। राजस्थान के अलवर में तो जेल में बंद हत्या के आरोपियों के बीच ही प्रेम पनपने लगा। ओपन जेल में कभी कभी होने वाली मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई और ये पूरा फैसला शादी तक भी जा पहुंचा। परिवार वाले भी तैयार हो गए, फिर पैरोल पर शादी भी हो गई। जेल में पनपी इस क्राइम वाली लव स्टोरी का हीरो है हनुमान प्रसाद, जबकि प्रिया सेठ हैं इस लव स्टोरी की हीरोइन। हनुमान प्रसाद ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। मामला साल 2017 का चर्चित हत्याकांड था। तो 2018 में प्रिया सेठ ने डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए जयपुर के शख्स को फंसाया, फिरौती के लिए किडनैप किया, रकम पूरी नहीं मिली तो शख्स की हत्या कर दी। अब भले ही दोनों हत्यारे हों, लेकिन दिल तो इनका भी धड़कता है। तो जेल में बंद रहने के दौरान कभी कभी मुलाकात हो जाती थी। धीरे धीरे इश्क परवान चढ़ा, घर वाले भी शादी के लिए राजी हो गए। पैरोल पर दोनों बाहर आए। हनुमान प्रसाद घोड़ी चढ़ा, प्रिया सेठ दुल्हन बनी। हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई और विदाई सीधे जेल के लिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आ गई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ गैस गीजर से एक छात्रा की जान चली गई। हादसा इतनी खामोशी से हुआ कि छात्रा मदद की भी गुहार नहीं लगा पाई। स्कूल से लौटने के बाद छात्रा नहाने के लिए बाथरूम गई। बाथरूम के भीतर गैस से चलने वाला गीजर लगा हुआ था। कुछ ही देर में बाथरूम के अंदर गैस भर गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण छात्रा का दम घुटने लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। काफी देर तक जब छात्रा बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो बाथरूम का दरवाजा तोड़ा। छात्रा बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। स्कूल में भी छात्रा को श्रद्धांजलि दी गई। इसीलिए बाथरूम में अगर आप गैस गीजर इस्तेमाल करते हैं तो बाथरूम में वेंटिलेशन जरूरी, एग्जॉस्ट फैन चालू रखें, बिना सर्विस गीजर ना चलाएं, ISI मार्क का पाइप ले, CO डिटेक्टर जरूर लगवाएं। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मंदसौर में एक मासूम पर एक बार फिर से कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसका बाकायदा एक CCTV भी अब सामने आ चुका है। हालात तो ये हो चुके हैं कि घर वाले भी अब बच्चों को बाहर भेजने में डरने लगे हैं। CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि घर के बाहर खेलती एक बच्ची गली में आगे बढ़ती है, तभी सामने से दो आवारा कुत्ते अचानक उस पर झपट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में बच्ची वापस भागती हुई दिखाई देती है। मासूम संभल भी नहीं पाती, कुत्ते उस पर झपट पड़ते हैं और बच्ची के पैर में काट लेते हैं। आसपास के लोगों ने कुत्तों को भगाया, तब जाकर बच्ची की जान बची। इस घटना के बाद से परिवार दहशत में है और इलाके में डर का माहौल है। अब सवाल ये है कि क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन नींद से जागेगा या आवारा कुत्ते ऐसे ही खुले घूमते रहेंगे। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल एक बार फिर से होगी बात पते की। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।